सोचिए, प्राचीन भारत में एक ऐसा राजा था जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही पिता की जान ले ली, और फिर उसी इंसान ने एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी कि इतिहास बदल गया। जी हाँ, ये कहानी है अजातशत्रु की, और ये विरोधाभासों से भरी हुई है। तो सवाल यही उठता है ना, कि कोई इंसान जो अपने पिता का कातिल हो, वो इतिहास के महान साम्राज्य निर्माताओं में से एक कैसे बन सकता है। मतलब ये तो एक पहेली है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अजातशत्रु के किरदार को समझने के लिए ना, हमें उसके दो चेहरों को देखना होगा। एक चेहरा है एक बेहद क्रूर बेटे का, जिसने सिंहासन के लिए अपने पिता को ही मार डाला, और दूसरा चेहरा वो है एक विजन वाले सम्राट का, जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो बात है करीब 492 BCE की। जब अजातशत्रु ने गद्दी संभाली तो मगध बस एक छोटा मोटा राज्य था। लेकिन जब उसका शासन खत्म हुआ, तब तक उसने मगध को पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी, सबसे डोमिनेंट पावर बना दिया था। तो सवाल है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। खैर, इसकी शुरुआत एक ऐसी कहानी से हुई जो खून और धोखे से लिखी गई थी। तो अजातशत्रु था राजा बिंबिसार का बेटा, और कहते हैं कि वो बुद्ध के ही एक कजन देवदत्त के असर में आ गया था। अब ये देवदत्त जो था वो बुद्ध से बहुत जलता था। खैर, सत्ता का लालच अजातशत्रु पर इतना हावी हुआ कि उसने अपने ही पिता राजा बिंबिसार को जेल में डाल दिया और उन्हें भूखा प्यासा रखकर मार डाला, और बस सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और आप सोच सकते हैं इस खौफनाक काम के बाद क्या हुआ होगा। बौद्ध ग्रंथों ने उसे एक नाम दिया, एक ऐसा टाइटल जो हमेशा के लिए उसके साथ चिपक गया, पितृहंता, जिसका मतलब है पिता का हत्यारा। लेकिन सिंहासन पर बैठते ही इस आदमी ने जैसे अपना वो काला अतीत पीछे छोड़ दिया और पूरी तरह से एक ही काम में जुट गया, एक साम्राज्य खड़ा करना। और उसकी एम्बिशन की, आप कह सकते हैं, कोई हद ही नहीं थी। तो उसका सबसे पहला निशाना कौन बना? कोसल राज्य। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि अजातशत्रु की मां कोसल की राजकुमारी थी। जब उनकी मौत हुई तो उनके भाई यानी अजातशत्रु के मामा राजा प्रसेनजित, उन्होंने दहेज में दिया हुआ काशी का गांव वापस मांग लिया। भाई, अजातशत्रु को ये बात अपनी बेइज्जती लगी और उसने कर दिया हमला। और नतीजा ये कि उसने न सिर्फ काशी वापस जीता, बल्कि प्रसेनजित की बेटी से शादी भी कर ली और एक तरह से पूरे कोसल को ही अपने इन्फ्लुएंस में लिया। पर उसकी असली और सबसे बड़ी चुनौती थी वज्जी संघ। ये एक बहुत पावरफुल कन्फेडरेसी थी, मतलब कई छोटे छोटे राज्यों का एक गुट जिसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं चली, ये युद्ध चला पूरे 16 साल। अजातशत्रु बहुत चालाक था। वो समझ गया था कि सीरी लड़ाई से इन्हें नहीं हराया जा सकता। तो उसने क्या किया? उसने डिप्लोमेसी का, कूटनीति का सहारा लिया। अपने एक मंत्री वत्सकार को एक जासूस बनाकर उनकी राजधानी वैशाली भेज दिया। और वत्सकार ने क्या किया? उसने सालों साल वहां रहकर वज्जी गुटों के बीच फूट डाली, मतलब डिवाइड एंड रूल खेला। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और जब उनकी एकता पूरी तरह से बिखर गई, बस तभी अजातशत्रु ने हमला किया और जीत हासिल कर ली। और इस जंग में उसने 2 ऐसे सीक्रेट वेपन्स का इस्तेमाल किया जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं आगे थे। पहला था रथ मुसल। ये एक ऐसा रथ था जिसके पहियों में तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे। आप इसे एंशिएंट वर्ल्ड का टैंक समझ सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक रहा होगा। और दूसरा हथियार था महाशिलाकंटक। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी कैटapult, एक विशाल गुलेल थी जो दुश्मन की सेना पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर तबाही मचा देती थी। तो ये सिर्फ क्रूरता नहीं थी, ये मिलिट्री जीनियस था। लेकिन देखिए, वो सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं था, एक विजनरी बिल्डर भी था। उसने अपनी राजधानी राजगृह को तो एक किले में बदल दिया, और गंगा और सोन नदी जहां मिलती हैं, वहां एक छोटी सी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाई, जिसका नाम रखा पाटलीग्राम। और शायद तब खुद अजातशत्रु को भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी बसाई ये छोटी सी चौकी एक दिन पाटलिपुत्र बनेगी। जी हाँ, वही पाटलिपुत्र जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों की राजधानी बनी, और जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। लेकिन इतनी जीत, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी सत्ता, इन सबके बावजूद एक चीज थी जो अजातशत्रु को नहीं मिली, और वो थी मन की शांति। कहते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में
उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और बस यहीं से उसकी कहानी एक बिल्कुल बिल्कुल नया मोड़ लेती है। कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या का जो गिल्ट था ना, वो उसे रात दिन खाता रहता था, उसे सोने नहीं देता था। और इसी बेचैनी में वो आखिरकार पहुंचा गौतम बुद्ध की शरण में। बौद्ध ग्रंथ है सामान्य फल सुत्त, उसमें इस सम्राट और संत की मुलाकात का जिक्र है और ये बहुत फैसिनेटिंग है। सोचिए, एक तरफ एक सम्राट जो हत्यारा है और वो एक संत से मन की शांति की भीख मांग रहा है। और ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था, ये वाकई में एक बदलाव था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जानते हैं किसने पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई? इसी अजातशत्रु ने। इसी काउंसिल ने बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया, उन्हें बचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैन ग्रंथ भी बताते हैं कि वो महावीर का भी बहुत सम्मान करता था और उनसे भी मिलने जाता था। मतलब एक ही आदमी, एक तरफ पितृहंता और दूसरी तरफ धर्म का संरक्षक। कमाल का विरोधाभास है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये है कि अजातशत्रु को आखिर कैसे याद रखा जाए, उसकी असली लेगेसी क्या है? और यहीं पर इतिहास की सबसे बड़ी आयरनीज में से एक सामने आती है। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल की थी, ठीक उसी तरह उसके अपने बेटे उदयन ने उसकी हत्या कर दी। हिंसा का जो चक्र उसने शुरू किया था, अंत में वही चक्र उसे भी निगल गया। तो हाँ, अजातशत्रु एक क्रूर बेटा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा विजन वाला राजा भी था जिसने मगध की वो फाउंडेशन रखी, वो नींव रखी, जिस पर आगे चलकर चंद्रगुप्त और अशोक जैसे सम्राटों ने भारत का सबसे महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या था अजातशत्रु? एक बेरहम जालिम या एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता? शायद सच ये है कि वो दोनों था। और यही सवाल, यही पैराडॉक्स उसकी कहानी को आज भी इतना इतना फैसिनेटिंग बनाता है। इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में छिपा है।